नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और अब करते हैं उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत। तो भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड से पहले आज कमांडेंट परेड का आयोजन हुआ, जिसमें आज सभी कैडेट्स जेंटलमैन कैडेट्स कमांडेंट को सलामी देंगे। परेड में सीमाओं पर सुरक्षा के लिए भावी अफसरों ने जोरदार कदम ताल किया। परेड में 333 भारतीय जेंटलमैन कैडेट्स के साथ 90 विदेशी कैडेट्स शामिल हुए। आईएमए के इतिहास में यह पहली बार होगा कि परेड में किसी भी कैडेट्स के परिजन शामिल नहीं होंगे। इस बार 90 विदेशी कैडेट्स हैं। कुल 333 कैडेट्स इस बार पास हो रहे हैं आईएमए से। और भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में आज कमांडेंट परेड का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज सभी जेंटलमैन कैडेट्स कमांडेंट को सलामी देंगे। परेड में सीमाओं पर सुरक्षा के लिए भावी अफसरों ने जोरदार कदम ताल किया। परेड में 333 भारतीय जेंटलमैन कैडेट्स के साथ 90 विदेशी कैडेट्स शामिल हुए हैं। तस्वीरें सीधी हम आपको दिखा रहे हैं आईएमए में, जहां पर इस वक्त ये मार्च चल रहा है। तो कदम ताल करते हुए जेंटलमैन आपको दिखाई दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि इस बार 333 कैडेट्स पास आउट होंगे। उभरा हुआ सीना प्रमाणित करता है इस बात को कि देश सुरक्षित है इन हाथों में। ये कदम इसी तरह आगे बढ़ते रहे, तिरंगे का सर सदा ऊंचाएगी। इनके कदमों की आवाज हमें पता है कि आखिरी गोली आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। ये भी number of our alumni who were decorated in war is legendary. Most of them have had their baptism in fire in the wars since independence. Some with blizzards and snowstorms through. Some where the winds blow full of sand. Some where the waves hold argument with the sky. And some in the uncharted space above. But like professional soldiers, they were conscious of the hazards of the अरे भाई लोगों बोल दो यार, हमारे भी रावण सर को बोल देना आपके सामने से गुजरे तो कृपया खड़े हो जाओ। निशान एवं बलिधारी सल्यूट है।
कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, इसी धुन के साथ ये तमाम 333 कैडेट्स आज परेड कर रहे हैं। ये अंतिम परेड है। इसके बाद 13 जून को पासिंग आउट परेड होगी और इसके बाद भारतीय सेना को 333 कैडेट्स मिल जाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देहरादून से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। यहां पर दून अस्पताल से कोरोना का पॉजिटिव मरीज भाग गया है। कोतवाली पुलिस ने बमुश्किल मरीज को पकड़ा है। पीपीई किट पहनकर मरीज को पकड़ा गया और उसके बाद ही कोरोना का मरीज पकड़ा गया। अस्पताल से भागने वाला कोरोना मरीज पॉजिटिव बताया जा रहा है। सहारनपुर का ये रहने वाला है। दून की कोतवाली थाना क्षेत्र में अब इसके खिलाफ मामले को दर्ज कर दिया गया है। तो कोरोना पॉजिटिव मरीज के भागने का मामला सामने आया। फिलहाल उसे पकड़ लिया गया है। बातचीत करने के लिए सत्येंद्र बर्थवाल इस वक्त हमारे साथ देहरादून से जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र, कहां का रहने वाला है ये और कब भागा था अस्पताल से और क्या इसको अब पकड़ लिया गया है? बिल्कुल मैं आपको बता दूं, क्योंकि कल ये देर शाम की घटना है जब दून के आइसोलेशन वार्ड पे ये कोरोना पेशेंट यहाँ पे पीड़ित था और कोरोना से पीड़ित था। ये आइसोलेशन वार्ड में इसे रखा गया था, लेकिन देर शाम को जब वहाँ से पुलिस ने अपना जो पुलिस वहाँ पे पहरा देती है वो अपना थोड़ा इधर हो गए तो ये कोरोना जो पेशेंट है ये वहाँ से भाग गया। जिसके बाद पुलिस ने बामुश्किल इसे पकड़ा। ये कोतवाली क्षेत्र में इसे पकड़ा गया है। इसके ऊपर जो ये पीड़ित है कोरोना ये मानसिक रूप से पीड़ित भी बताया जा रहा है और अब पुलिस इस पे कार्रवाई भी कर रही है। और क्यों भागा इसने कुछ बताया? क्योंकि आप कह रहे हैं मानसिक रूप से ये विक्षिप्त है। बिल्कुल ये मानसिक रूप से थोड़ा पीड़ित बताया जा रहा है, लेकिन अभी इससे जो भागा क्यों ये कुछ बता नहीं पा रहा है या ना ही इसने पुलिस को बताया। ये सब ये क्या कहा इसने कि मैं अपने घर जाऊंगा और अपने घर में रहूंगा, इसका यही कहना था। चलिए सत्येंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, इस तरह की खबर आ रही है, लेकिन ये घर जाने के लिए भागा था। फिलहाल इसे पकड़ लिया गया है और इसके खिलाफ मामला भी दर्ज कर दिया गया है। और देहरादून से खबर है, यहां पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के परिवार के 5 लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद सभी को अस्पताल में भर्ती किया गया था और अब बेटा, बहू, पोता समेत 5 लोगों को होम क्वारंटीन में भेज दिया गया है। जबकि सतपाल महाराज और उनकी पत्नी अभी एम्स में ही रहेंगे। 30 मई को कोरोना पॉजिटिव आने के बाद इन्हें एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया था। बातचीत करने के लिए सुनील नवप्रभात फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, कौन कौन लोग हैं सतपाल महाराज के परिवार के जिनको डिस्चार्ज किया गया? देखिए, सतपाल महाराज, उनकी पत्नी अमृता रावत और उनकी दो पुत्र वधुएं और एक पोता, इनको 29 और 30 मई को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद ऋषिकेश एम्स में भर्ती किया गया था। चूंकि शुरू से ये बात सामने आ रही थी कि जो सतपाल महाराज के दोनों पुत्र हैं, उनके दोनों पुत्र वधुएं हैं और जो पोता है उनमें कोरोना के कोई लक्षण विकसित नहीं हुए थे। हालांकि वो पॉजिटिव थे लेकिन एसिम्प्टोमेटिक थे। लिहाजा इनको बीच में भी एक बार डिस्चार्ज किया गया था। उनको होम क्वारंटीन में ऋषिकेश एम्स में भेजा था, लेकिन तब तमाम कारणों के चलते उनको फिर रातों रात वापस बुलाकर एम्स में भर्ती कर लिया गया था। अब चूंकि 10 दिन से ज्यादा का समय इनको ऋषिकेश एम्स में हो चुके हैं, 30 मई को ये लोग एम्स में भर्ती हुए थे। तो वैसे भी कोरोना की एडवाइजरी है, उसके अनुसार 7 या 10 दिन तक अगर किसी में लक्षण नहीं दिखाई देते तो उसको होम क्वारंटीन में भेजा जा सकता है। तो इसी एडवाइजरी के तहत एम्स प्रशासन ने कल देर रात इन लोगों को एम्स से रिलीव कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया और अब उनको होम क्वारंटीन भेज दिया गया है। जबकि सतपाल महाराज और उनकी पत्नी अमृता रावत अभी ऋषिकेश एम्स में ही भर्ती रहेंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील जानकारी देने के लिए। और उत्तराखंड शासन का अगला मुख्य सचिव कौन होगा, इसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। वहीं नए मुख्य सचिव को लेकर सियासी दल भी सक्रिय हो गए हैं। दरअसल मौजूदा मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह 31 जुलाई को रिटायर होने वाले हैं। ऐसे में जो भी नया मुख्य सचिव होगा उसके सामने कोरोना का संकट, कुंभ 2021 का आयोजन और 2022 का चुनाव संपन्न कराना बड़ी चुनौती होगी। साल 1985 के बैच के आईएएस अनूप बधावन सबसे सीनियर अफसर हैं और इस वक्त भारत सरकार में हैं, जबकि 1986 बैच के एस रामास्वामी इसी साल 30 अप्रैल को रिटायर हो चुके हैं। वहीं इसके बाद 1987 बैच के अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश का नाम है, जबकि अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी 1988 बैच की आईएएस है। बीजेपी विधायक दिलीप रावत का कहना है कि भारत सरकार से आने वाले किसी आईएएस को हालात को समझने में वक्त लगेगा। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि ये मुख्य सचिव कौन होगा, ये फैसला मुख्यमंत्री को करना है। आता है तो उसको बहुत साल में एडजस्ट करने में
और यहाँ के मनोभाव समझने में, अन्य अधिकारियों की कार्य क्षमता को पहचानने में समय लगता है। तो इसलिए हमारे पास इस समय नहीं है और हम चुनावी मोड में हैं और 2 साल में हमको परिणाम करके देना है सरकार का। तो मैं समझता हूँ कि अनुभवी व्यक्ति ही यहाँ पर होना चाहिए। मुख्य सचिव कौन बने ये निर्णय सरकार को लेना है, लेकिन सत्ता पक्ष के विधायक ही इस बात को पुरजोर तरीके से उठाने का काम कर रहे हैं कि जो भी मुख्य सचिव हो वो उत्तराखंड कैडर का होना चाहिए। मैं समझता हूं निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी इसका संज्ञान लेंगे। और राज्य सरकार ने सरकारी खर्च घटाने के लिए नया आदेश लागू कर दिया है, जिसके तहत स्वास्थ्य और पुलिस विभाग को छोड़कर किसी विभाग में नए पद की मंजूरी नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही इस वित्तीय साल में कर्मचारियों को कोई पे ग्रेड नहीं बढ़ाया जाएगा। साथ ही गैर जरूरी पद को खत्म कर कर्मचारियों का समायोजन किया जाएगा। खर्चों में कटौती के लिए अब किसी भी विभाग में सलाहकार और अध्यक्ष पद के लिए कोई मंजूरी नहीं दी जाएगी। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के खाली पदों को भी इस साल नहीं भरा जाएगा। और इसके साथ ही खर्च घटाने के लिए निजी होटल्स में सेमिनार, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस पर रोक लगाई गई है। 5 स्टार होटल में अब कोई राजकीय भोज का आयोजन नहीं किया जाएगा। यात्रा खर्च बचाने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर ज्यादा जोर रहेगा। कैलेंडर डायरी की प्रिंटिंग पर भी रोक रहेगी। विदेश में कोई स्टडी, सेमिनार, वर्कशॉप राज्य के खर्च पर नहीं होगा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कल हरिद्वार का दौरा प्रस्तावित है। उत्तराखंड सरकार ने नरोत्तम मिश्रा ने हरिद्वार दौरा रद्द करने की अपील की है, क्योंकि हरिद्वार आने पर मंत्री को 7 दिनों के लिए क्वारंटीन रहना पड़ेगा। सचिव प्रोटोकॉल पंकज पांडे ने इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार को चिट्ठी लिखी, जिसमें उनसे दौरा टालने की बात भी कही गई है। और उत्तराखंड में आज कोरोना के 25 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 1562 तक पहुंच गई है। राज्य में 831 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। वहीं अब तक 16 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। देहरादून में 7, नैनीताल में 6, उधम सिंह नगर में 4, हरिद्वार में 3, टिहरी में 2, पौड़ी, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में एक नया केस सामने आया है। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कोरोना को लेकर फैली अव्यवस्थाओं पर सरकार को घेरा गया। प्रीतम सिंह ने कहा कि लॉकडाउन के 77 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक सरकार कोई काम ठीक से नहीं कर पा रही है। प्रीतम सिंह ने कहा कि राज्य में टेस्टिंग की कोई व्यवस्था नहीं है और दूसरे राज्यों से लौटे लोगों को सैंपल लेकर छोड़ दिया जा रहा है। सरकार किस आधार पर कह रही है कि कोरोना की लड़ाई लड़ने से पूरी तैयारी है। सरकार द्वारा इस राज्य के अंदर अभी तक जो है मात्र 6 टेस्टिंग सेंटर जो है संचालित किए जा रहे हैं। जिस दिन से जनता कर्फ्यू लागू हुआ, आज 77 दिन हो रहे हैं, मात्र जो है 476 टेस्ट एक दिन में कर पा रही है। और राज्य में कोरोना से पीड़ित व्यक्तियों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। मरीज जब उपचार के बाद अपने घरों के लिए जा रहे हैं, तो उनसे गांव मोहल्ले के लोग भी गलत तरीके से पेश आ रहे हैं। ताजा मामला देहरादून का है, जब महिला डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव आने के बाद ठीक होकर अपने घर को गई, तो महिला के साथ मोहल्ले के लोगों ने गलत बर्ताव किया, जिसके बाद पुलिस से संपर्क करने पर पुलिस की सख्ती के बाद महिला अपने घर पहुंच पाई। ऐसी स्थिति को देखते हुए अब पुलिस ने सख्त निर्देश जारी किया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसी घटना सामने आएगी तो पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। बातें आ रही हैं, बड़ी अनफॉर्चुनेट है और लोगों को लगातार कम्युनिकेट भी कर रहे हैं और हर तरीके से अवेयर करने का प्रयास भी किया जा रहा है। लेकिन उसके बाद भी अगर कहीं पर लगता है कि इस तरह की बातें रिपीट हो रही हैं, तो स्ट्रिक्टली इसमें जो है लीगल कार्रवाई की जाएगी और जहाँ पर लगता है बड़ी सख्ती से इसमें कोई लीगल कार्रवाई करने की आवश्यकता है, तो उसमें इमीडिएटली जो कंसर्निंग थाना इंचार्ज है, चौकी इंचार्ज है, वो कार्रवाई करेंगे। कोरोना वायरस से लड़ने वाले फ्रंट लाइन को कोरोना वॉरियर्स के ही संक्रमण की चपेट में आने लगे हैं, जिसमें पुलिस महकमे में चिंता बढ़ने लगी है। राज्य में अभी तक 5 पुलिस जवान कोरोना से संक्रमित हुए हैं। साथ ही करीब 550 ऐसे पुलिस के जवान थे जो ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमितों के संपर्क में आए। इसके बाद उन्हें क्वारंटीन किया गया, जिसमें 330 पुलिसकर्मी वापस ड्यूटी पर आ गए हैं। डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार का कहना है कि अब
चैलेंज बढ़ने लगा है, जिससे अब तैयारियां भी बेहतर करनी पड़ेगी। तो बढ़ी गई है। 2 हमारे चंपावत में आए थे और देहरादून में गन्नर के अलावा एक और आ गया सब्जी मंडी में, जो चीता पेट्रोलिंग में तैनात था। तो थोड़ी चिंता की बात है हमारे लिए, बट फिर भी अभी तक लकीली जो सावधानी हम बरते हुए हैं, तो उससे अभी तक बचाव ही है कुल मिलाकर। आगे भी हम यही उम्मीद करते हैं कि और बचाव बना रहेगा। चैलेंज तो है ही। और रुकेंगे।